जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यूपी SSSC पैट 2022 का पेपर लेकर आए हैं। ये 15 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, द्वितीय पाली का। प्रथम पाली के पेपर पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड शिफ्ट का दूसरा पेपर 15 तारीख का, ठीक है। और आपको बता दें कि पैट की परीक्षा में से 100 में से 50 क्वेश्चन जीके और जीएस से पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं। बाकी आपके पास 2022 की करंट अफेयर का कोई मतलब नहीं था लाने का, वो आपके कोई काम की नहीं है। करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप पैट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा का लेवल क्या है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। आज हमारा पहला प्रश्न है। बता दें आपको, जो दूसरी पाली का पेपर था इस थोड़ा अच्छा आया था, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेंदी थोड़े से। कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? कारण क्या मतलब था, बताइए। देखते हैं। कह रहा है, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम के एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग करी थी, उससे क्या मतलब है सविनय अवज्ञा का? तो नहीं, इसका कोई सविनय अवज्ञा से लेना देना नहीं है। दूसरा अगला कह रहा है, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। हाँ, जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया, उसके बाद नमक कानून तोड़ा और फिर बाद में क्या किया, नमक कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 जो ऑप्शन सी। देखो, पहली पाली में भी सविनय अवज्ञा दांडी मार्च से क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पाली में भी पूछा गया था। पहली और दूसरी पाली में लगभग एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बहुत मिलते जुलते पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान देना। बाकी दांडी मार्च की बात करें, कल हमने बताया था आपको दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च को, 12 मार्च है ना। और कब तक? 6 अप्रैल। दांडी यात्रा जो थी 12 मार्च से 6 अप्रैल, ये भी ध्यान रखना। कब? 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ध्यान देना, परिणाम पूछा है, ना कि कारण, यह कंफ्यूज ना होना। क्या परिणाम था? 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम था? ये परिणाम हुआ था कि 1858 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम, है ना, 1858। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था? इस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको समाप्त करके सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? अंतःस्थलीय जल निकाय का मतलब लैंड लॉक या स्थल से घिरा हुआ जल निकाय, मतलब ऐसा जल निकाय जो चारों ओर स्थल से घिरा है, जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती। तो ऐसा जल निकाय बताना है। तो कौन सा है सबसे बड़ा? तो ऐसा सबसे बड़ा जल निकाय है सुपिरियर झील, कैस्पियन सागर या बैकाल झील। तो सही आंसर है हमारा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये मध्य एशिया में है और ये लैंडलॉक है, पूरी तरह से लैंडलॉक है। ये किसी भी महासागर या किसी भी सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है। और कैस्पियन सागर के बारे में एक बात और याद रखना, ये विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील भी है कैस्पियन सागर। बात करें सुपिरियर झील, ये क्या है? विश्व की मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील विश्व की सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है ना, ये भी याद रखना। बैकाल झील, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैस्पियन सागर से भी पूछा जाता है, सुपिरियर झील से भी पूछा जाता है और बैकाल झील से पूछा जाता है। बैकाल झील क्या है? ये सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी विश्व की, याद रखना है ना, सबसे गहरी झील, ये भी याद रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। देखो ना, ये ध्यान देना, भारतीय की पूछ रहा है, तो भारतीय कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजा गोपालाचारी। इनके बारे में एक बात और याद रखना, इनकी एक उपाधि बहुत पूछी जाती है, क्या थी? राजा जी। राजा जी की उपाधि थी इनकी, उपाधि, ठीक है। और इनके बारे में एक चीज और बता दें, इनको 1954 में क्या मिला था? भारत रत्न। भारत रत्न। और भारत रत्न पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति, ये भी याद रखना। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? सी राजा गोपालाचारी को 1954 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा, बर्मा क्या है? बर्मा किसका पुराना नाम है बताइए, कौन से देश का है? ये है म्यांमार का। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। पूछ रहा है बर्मा भारत से अलग किया गया किस अधिनियम द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा, मिंटो मार्ले सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो पहले म्यांमार भारत का हिस्सा था, है ना। भारत का हिस्सा म्यांमार था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, नेपाल था, ये सब भारत के हिस्से थे। म्यांमार को अलग किया गया था भारत से, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है, सागौन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ध्यान देना, एक तो सागौन बहुत फेमस वृक्ष है ये, और एक है साल। साल और सागौन ये पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ये कौन में? पर्णपाती। और ये कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? सागौन और साल के वृक्ष मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार वर्षा जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? अंत, विश्राम, प्रस्फोटन, फटना या परीक्षण? तो इसको कहा जाता है प्रस्फोटन या फटना। बादल का फटना सुना होगा। आपको एक चर्चित घटना बताएं, 16 जून 2013, 16 जून 2013, बताइए इस डेट में क्या हुआ था? आपने सुना होगा केदारनाथ, केदारनाथ त्रासदी, त्रासदी, केदारनाथ त्रासदी हुई थी। इस क्या हुआ था वहाँ पे? बादल ही फट गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, कुछ लोगों का आज तक पता नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ था? बादल का फटना। बादल फटते तो अचानक बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। पूछ रहा है जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएमटी क्या है? जीएमटी 0 डिग्री है देशांतर, देशांतर। ये कहाँ पे है? लंदन, लंदन में, ठीक है। और ये विश्व की मानक समय रेखा है और इसका पूरा नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या नाम है? ग्रीनविच मीन टाइम। कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे पैट की परीक्षा में सेकंड पाली में, बाकी नॉर्मल ही प्रश्न है, ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा बाकी शिफ्ट से ये पेपर थोड़ा सही था, अच्छा था, टफ था। कह रहा है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर या क्रूड संशोधित जन्म दर? तो जीवित जन्मों को 1000 लोगों पर जितने लोग जीवित रहे, कुछ लोग, सब तो नहीं जीवित रहते हैं, कुछ खत्म भी हो जाते हैं बच्चे, तो बताना है कि जो जीवित रहते हैं उसको कहते हैं क्रूड संशोधित, मतलब कुल जो जन्म दर है उसी को काउंट करते हैं, जो मर गए उनको काउंट नहीं, जन्म दर कहेंगे, क्रूड संशोधित जन्म दर। अगला प्रश्न कह रहा है 1969 में बताना है कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जो निजी बैंक थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, कितनी बैंक थी? तो ये बैंक थी 14। कितनी बैंक थी? 14 बैंकों का। और ये किसके समय में हुआ था? ये भी बहुत बार पूछा गया है। पूछा है कि कितने समय में, मतलब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके समय में हुआ था, मतलब उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? इंदिरा गांधी, ये भी याद रखना। इसके बाद 1980 में 6 निजी बैंक,
6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी याद रखना इसके बाद। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 1951 के आर्थिक सुधार के बाद किस उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे? तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 1951 के बाद किए गए थे कुल 8 उद्योग। ये भी ध्यान रखना कि एक बार पूछा है कितने उद्योग किए गए थे, कुल 8 उद्योग। इनमें से एक उद्योग क्या है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन, ये भी है, याद रखना। ठीक है, पेपर है, आप आराम से देखते चलिए, ज़्यादा विस्तृत बताने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना मतलब, हमारा मतलब ये है कि आपके सामने हम पेपर लेके आए हैं, आप समझिए कि पैटर्न क्या है पेपर का और क्या लेवल है। ऐसा ही पूछा जाने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2021 में जो पेपर पूछा गया था सेम लेवल 2022 में था, और 2023 का पैट का भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 19-20 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? योजना, यहाँ पे योजना आयोग होगा, योजना आयोग, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष बताना है। कौन थे बताइए भैया? योजना आयोग, योजना आयोग, एक क्वेश्चन और बनता है, योजना आयोग को कब समाप्त किया? ये क्वेश्चन बहुत याद रखना, आप सबको पता है योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया, और नीति आयोग की स्थापना पता है, लेकिन योजना आयोग की समाप्ति डेट पता है? नहीं पता तो ध्यान रखना, 13 अगस्त 2014 योजना आयोग समाप्त किया गया। क्या समाप्त, ध्यान रखना, योजना आयोग को समाप्त किया गया। फिर इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया, नीति आयोग। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री मोंटेगू सिंह अहलूवालिया, ये थे मोंटेगू सिंह अहलूवालिया। और ये बताइए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी प्रश्न बनता है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ये भी याद रखना। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? नियोक्ता का मतलब समझिए, नियोक्ता का मतलब भारत की सबसे ज्यादा नियुक्ति देने वाला, या मतलब भारत की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में नियुक्त है या किस क्षेत्र में लगी हुई है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र? तो भारत की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है या प्राथमिक क्षेत्र में नियुक्त है। प्राथमिक क्षेत्र है क्या? इसमें क्या आता है? इसमें आता है कृषि और पशुपालन, पशुपालन, ये भी याद रखना, कृषि और पशुपालन। कितनी जनसंख्या? अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं अभी 2023 के, इसमें भारत की 48.9% जनसंख्या कार्य करती है प्राथमिक क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र में कितनी करती है? 24.3%। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें 26.8% जनसंख्या कार्यरत है, ये भी याद रखना, ठीक है। और हाँ, एक बात और, भारत की कुल जनसंख्या का 49% कृषि क्षेत्र में लगा है, लेकिन कृषि क्षेत्र का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है, ये प्रश्न बताइए। ये भी अभी पूछा गया है, भारत की जीडीपी में कितना योगदान है कृषि का? मात्र 29%, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभिक स्थल के रूप में चुना गया? बताना है कि हरित क्रांति कब आई थी? कल भी देखो हरित क्रांति से एक क्वेश्चन बना था फर्स्ट शिफ्ट में, है ना, और इसमें भी पूछा गया है। तो कह रहा हरित क्रांति के लिए आरंभिक क्षेत्र कौन चुना गया था? पंजाब चुना गया था। आसान प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपकी परीक्षा में। देखो ये क्वेश्चन हमने कितनी बार प्रैक्टिस सेट में कराया है। बताना है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? 30, 26, 27, 29, कितने में? अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में, और इसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया था डीपीएसपी में। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था?
उसमें जोड़ा गया था अनुच्छेद 39A। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 39A जोड़ा गया था। और इसके तहत क्या जोड़ा गया था? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। क्या होगा आंसर? आंसर बी, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य, बात करें मौलिक कर्तव्य की, इसको भी 42वें संविधान, देखो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहले मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। शुरू में कितने? 10, शुरू में 10 जोड़े गए। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। तो मूल कर्तव्य इनमें से कौन कौन हैं, अब ये बताना है हमें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, सभी अम्लों में सामान्य तत्व है, बताना है सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, बताइए। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन या सल्फर? तो आपको बता दें अम्ल को हम लोग पीएच मान में नापते हैं। पीएच मान का ही फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे सामान्य तत्व क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आयन अगर ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा हैं उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा वो पदार्थ, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? मतलब जो नॉन स्टिक बर्तन का प्रयोग आजकल बड़ी मात्रा में होता है, सभी के घरों में होता है, इसमें क्या लेपित होता है, मतलब किसकी लेप होती है? तो इसमें लेप होती है टेफ्लॉन की। किसकी लेप होती है? टेफ्लॉन की। स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं, आसान है, कुछ ही प्रश्न अच्छे पूछे गए थे। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? अनुच्छेद 245 क्या कहता है? अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। मतलब पूरे भारत में जो भी हिस्सा है, किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और उसको लागू कर सकती है। तो संसद का काम क्या होगा? कानून बनाना। अगला प्रश्न कह रहा है सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? बात करें सरकारिया आयोग की, इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, स्थापना है ना। और इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। इनके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। इन्हीं के नाम पे, इनका नाम में सरकारिया था, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग रखा गया, ये भी याद रखना। और इसकी स्थापना केंद्र और राज्य के संबंध की जांच करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्र राज्य संबंध, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसका माप है? मतलब प्रकाश वर्ष किसकी दूरी क्या मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? ये दूरी की मापने की इकाई है। इसमें से क्या हवाई जहाज की गति, प्रकाश की गति या तार की दूरी? तो प्रकाश वर्ष मापा जाता है तार की दूरी। मतलब ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड हैं उनके बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, याद रखना। कहीं कहीं ये किलोमीटर में भी दिया होता है, तो कितना लिखा मिलेगा आपको? 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर, ये भी याद रखना। या फिर ऐसा लिखा मिलेगा, एक प्रकाश वर्ष इतनी दूरी के बराबर होता है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनी है? तो बताना स्तनधारी कौन सा है सबसे बुद्धिमान? चूहा, व्हेल, डॉल्फिन या हाथी? तो सबसे बुद्धिमान इनमें से कौन है? डॉल्फिन।
एक सर्वे में पता करा गया, उसमें बताया गया है कि डॉल्फिन जटिल समस्याओं को सुलझाने की भी क्षमता है। डॉल्फिन में सबसे बुद्धिमान स्तनी बताया गया इसको। पौधों के विकास के लिए, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है बताइए? पौधों के विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। केवल प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, प्रकाश की गुणवत्ता या अवधि। तो पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों से। प्रकाश कैसा है, प्रकाश कितना मिल रहा है, और प्रकाश की समय अवधि मतलब कितनी देर तक प्रकाश मिल रहा है, ये तीनों चीजें पौधे के विकास को प्रभावित करती हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताना है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन व दीप, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। इसका मात्र 32 वर्ग किलोमीटर, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, ये भी याद रखना। और सबसे बड़ा की पूछता तो क्या हो जाता सही जवाब हमारा? अंडमान निकोबार, ये है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से साझा हैं? ये भी देखो, सीमा का कल भी एक प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश 5, 7, 6, तो बांग्लादेश करता है 5 राज्यों के साथ। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? पश्चिम बंगाल है, ठीक है, फिर है असम, मेघालय और त्रिपुरा, और एक और है कौन सा? मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा बताना है। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? एन। ये कहाँ की मुद्रा? ये है जापान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? एन। जिलोटी किसकी मुद्रा है? पोलैंड की। सही जवाब हमारा जिलोटी। और डॉलर कहाँ की है? अमेरिका की है, यूएसए की, है ना, अमेरिका की हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य बताना है। लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बताइए? उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है कथक। क्या है? कथक। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का, है ना, ये है आंध्र प्रदेश का। बाकी कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं, ये भी याद रखना। शास्त्रीय नृत्य से कल भी फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो ध्यान देना, लोकसभा के सत्र को स्थगित करना या समाप्त करना, इसकी शक्ति, या फिर पूछा जाता है बुलाने की शक्ति। लोकसभा के सत्र को बुलाने की शक्ति, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? आहूत भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। बुलाना, आहूत करना एक ही बात है। और उसको स्थगित करना, समाप्त करना, और उसको भंग करने की शक्ति ये किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। और एक क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के सत्र, लोकसभा को जो सत्र है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखना। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखो आसान प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ध्यान देना, यहाँ पे 23 मार्च और 30 जनवरी 2 डेट दी हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है। एक तो 23 मार्च को मनाया जाता है ना, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, ठीक है। और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। दोनों दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी हुई थी, उनकी याद में शहीद दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि है, इसलिए शहीद दिवस मनाते हैं। तो भारत में 2 डेट में शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है वास्को डी गामा का मकबरा या दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? वास्को डी गामा कौन था? ये आया था 1498 में भारत आया था। ये था पुर्तगाली,
ये था पुर्तगाली था, ये है ना। 1498 में पहली बार भारत आया। इसके बाद एक बार ये 1524 में फिर से भारत आया था। 1524 में जब ये भारत आया तो यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई, ये वापस नहीं जा पाया। इसका दफन स्थान कहाँ पे है? कोच्चि। कहाँ है? कोच्चि, केरल में। ये भी ध्यान रखना, इसका दफन स्थान कोच्चि, केरल में। एक प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डिगामा की मृत्यु भारत में किस कारण हुई थी? तो ध्यान रखना, इसको मलेरिया हो गया था। मलेरिया एक पूछा गया प्रश्न है, ये पूछा गया है, वास्को डिगामा की मृत्यु किस कारण हुआ था? मलेरिया। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बात करें थॉमस कप की, थॉमस कप, और ध्यान देना, एक है उबेर कप, उबेर कप है ना, और चड्डा कप, चड्डा कप, और नारंग कप, नारंग कप। ये चारों, थॉमस कप, उबेर कप, चड्डा कप और नारंग कप, ये चारों कप किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। ये चारों कप बैडमिंटन से संबंधित है। और अक्सर अगर किसी कप के बारे में पूछा जाएगा बैडमिंटन का, अधिकतर बैडमिंटन का ही पूछा जाता है और इन्हीं चार में से पूछा जाता है, क्योंकि क्रिकेट के, फुटबॉल के अधिकतर लड़के याद रखते हैं, लेकिन बैडमिंटन का अधिकतर लड़के ध्यान नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? सबको पता है ये तो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। देखो कुछ क्वेश्चन कितने आसान पूछे गए हैं, है ना, इसलिए आसान रखते हैं क्वेश्चन ताकि स्टूडेंट का मनोबल डाउन ना हो, उसको कुछ तो आए, कुछ तो क्वेश्चन कर पाए। जो नई तैयारी शुरुआत ही कर रहा है तैयारी की, वो भी तो कुछ क्वेश्चन कर पाए। तो इस वजह से एग्जाम में सारे प्रश्न हार्ड नहीं होते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं आराम से। तो ये किसकी थी? अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम के बारे में अगर बात करें तो ये इनको 1997 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न 1997 में, कई बार परीक्षा में पूछा गया भी है डेट कि भारत रत्न 1997 में किसको मिला था, या अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था। और एक चीज और याद रखना, ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से तापमान में वृद्धि होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, बर्फ पिघलती है, जिससे क्या होता है? समुद्र स्तर में भी वृद्धि होती है। तटीय रेखा में परिवर्तन होता है, जब समुद्र स्तर में वृद्धि होगी तो तटीय रेखा में परिवर्तन होगा। जैसे अभी इंडोनेशिया का जो राजधानी है जकार्ता, वो जावा द्वीप पर है, तो जावा द्वीप समुद्र में डूब रहा है, इसीलिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से नूर संतारा, ध्यान रखना ये भी, नूर संतारा दूसरे द्वीप पर हस्तांतरित कर रहा है। तो तटीय रेखा में भी परिवर्तन होता है। फसलों के पैटर्न में परिवर्तन, हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि तापमान में अगर अधिक वृद्धि होगी तो वही फसलें सरवाइव कर पाएंगी जो अधिक तापमान को झेल पाएंगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये सभी। अगला प्रश्न, जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? इसमें पूछा है जजिया कर फिर से, मतलब इससे पहले मुगल शासक कौन था जिसने जजिया कर लगाया था? अकबर ने। और अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया, तो सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, सबसे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद कई शासकों ने लगाया, समय समय पे हटाते रहे, और मुगल शासक की बात करें तो अकबर ने लगाया था जजिया कर, और इसके बाद अकबर ने भी हटा दिया था। इसके बाद अकबर के बाद जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने, ये भी ध्यान रखना। कह रहा है निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा योगदान है जो सबसे महत्वपूर्ण है अंग्रेजों द्वारा। शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण, खान, बैंकिंग या बीमा। तो अंग्रेजों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था रेलवे का संचालन। मतलब भारत में जो रेल चलाई गई है या रेल जो चल रही है, इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। और कब की थी ये तो आपको पता है, 1953 में पहली रेल चली थी। कहाँ से?
मुंबई से ठाणे के बीच में, ये भी ध्यान रखना। और ये क्यों चलाई कि अंग्रेजों को आवश्यकता क्या थी रेल चलाने की, तो अंग्रेजों का उद्देश्य रेल चलाने का ये था कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, क्योंकि व्यापार करते थे अंग्रेज, और व्यापार में बहुत सारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। बैलगाड़ियों से और गधा गाड़ियों से, बड़ा गाड़ी ऐसे चलते थे या इंसान ढोते थे, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती थी। ट्रेन चलाई इसीलिए कि ताकि सामान जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। अगला प्रश्न, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? पंचतंत्र की कथा सबसे प्रसिद्ध है, किसने लिखी थी? ये लिखी थी तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या विष्णु शर्मा। इसका सही जवाब क्या है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की कथा बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। ये पुस्तकों से देखा आपने, पुस्तकों से 3 से 4 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो पुस्तकें जो चर्चित पुस्तकें हैं वो याद जरूर करना अगर आप पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश, पूछ रहा है पहला उपदेश किस में दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा या ध्यान मुद्रा। ये चारों की चारों क्या है? बैठने की मुद्रा है, ध्यान रखना। ये चारों बैठने की मुद्रा है बाहर, और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में, ये ध्यान रखना। ये बैठने की मुद्रा है, धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठकर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसीलिए उनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धम्मचक्र परिवर्तन, क्योंकि ये मुद्रा बैठने की है इसीलिए इसका नाम पड़ा है। और हमारा लास्ट प्रश्न है, इसमें नंबरिंग भी उसी हिसाब से है जो पेपर में है। आप नंबरिंग पे ध्यान दें तो नंबरिंग भी उसी हिसाब से है जो पेपर में नंबरिंग है, उसी हिसाब से। हमारे पास एक सेट आया था, उसमें से हमने जो प्रश्न लिए, जो प्रश्न जहां से थे हमने वही नंबरिंग रखी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि हरिसेन था? हरिसेन किसके दरबार का कवि था? हरिसेन किसके दरबार का था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था। किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये 2022 पैट परीक्षा है ना, द्वितीय पाली 15 तारीख की द्वितीय पाली का पेपर था। ठीक है, हम आपके सामने 2 पेपर करवा चुके हैं, एक तो प्रथम पाली का और एक आज ये द्वितीय पाली का। जल्द ही 16 तारीख फर्स्ट पाली प्रथम पाली का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आऊँगा। ठीक है, और द्वितीय 4 पेपर हैं, चारों पेपर करवाएंगे ताकि अच्छे से समझ सकें कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे, और जो 1.5 महीना बचा है अच्छे से तैयारी करेंगे, खूब अच्छे प्रश्न, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक अच्छा स्कोर पैट में हम लोग हासिल कर पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।